आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग का 4 दिसंबर 2025 का एक बुलेटिन है और ये मतलब कोई आम मौसम रिपोर्ट नहीं है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहता है। एक ही देश की कहानी जो एक ही दिन में आप कह सकते हैं 3 अलग-अलग मौसम जी रहा है। एक तरफ दक्षिण में भारी बारिश की चेतावनी है, दूसरी तरफ उत्तर में वो हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट और तीसरी तरफ पूर्व में ऐसा कोहरा कि कुछ दिखाई ही न दे। ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती है कि एक ही बुलेटिन में भारी बारिश और शीतल लहर दोनों की चेतावनी एक साथ कैसे हो सकती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक ही घर के एक कमरे में एसी चल रहा हो, दूसरे में हीटर। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर कौन सी ताकतें हैं जो एक ही समय पर भारत के मौसम को 3 अलग-अलग दिशाओं में खींच रही हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से सामने रखा है। ये वाकई एक पहेली जैसा ही है और ये बुलेटिन हमें वो सारे सुराग देता है जिससे हम इसे सुलझा सकते हैं। ये दिखाता है कि भारत का मौसम कितना डायनामिक और कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कहाँ से शुरू करें, बारिश, ठंड या कोहरा? चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सबसे ज्यादा हलचल दिख रही है, दक्षिण भारत। बुलेटिन में साफ साफ लिखा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 4 और 5 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। और ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, जमीन पर इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। तिरुपति में 4 सेंटीमीटर और चेन्नई में 2 सेंटीमीटर बारिश हो भी चुकी है। हाँ, और यहीं पर पहला दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में। कुछ दिन पहले तक इस बारिश का जो कारण था वो उत्तरी तमिलनाडु के तट पर बना एक कम दबाव का क्षेत्र था। लेकिन आज के बुलेटिन के मुताबिक वो सिस्टम अब लेस मार्क्ड हो गया है, मतलब वो लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा, तो अगर पिछला सिस्टम खत्म हो गया तो फिर ये नई भारी बारिश की चेतावनी क्यों? ये पानी आ कहां से रहा है? यही तो मौसम का खेल है। एक किरदार के मंच से जाते ही दूसरा आ जाता है। विश्लेषण ये बताता है कि अब सीन का जो नया हीरो है वो है दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर बना एक चक्रवाती परिसंचरण, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये सिस्टम समुद्र से ढेर सारी नमी अपनी तरफ खींच रहा है और उसे सीधे दक्षिण भारत की तरफ धकेल रहा है। चक्रवाती परिसंचरण, ये सुनने में थोड़ा किसी तूफान जैसा लगता है। क्या ये छोटा चक्रवात है? क्या लोगों को इससे डरने की जरूरत है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये चक्रवात बिल्कुल नहीं है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे हवा का एक विशाल धीमी गति से घूमता हुआ चक्का समझ सकती हैं। चक्रवात तो बहुत शक्तिशाली और विनाशकारी होता है। उसकी अपनी एक आंख होती है, तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन ये परिसंचरण उतना तेज नहीं होता है। इसका मुख्य काम है एक जगह से नमी उठाकर दूसरी जगह ले जाना। तो ये तूफान जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन हाँ, बारिश लाने में ये माहिर है। समझ गया। तो दक्षिण भारत में जो लोग हैं या वहां जाने की सोच रहे हैं, उन्हें अगले कुछ दिन छाता और रेनकोट साथ लेकर ही निकलना चाहिए। चलिए अब इस नमी वाले माहौल से निकलकर नक्शे पर करीब 1000 किलोमीटर ऊपर चलते हैं, जहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। बिल्कुल। दक्षिण में जहां नमी का राज है, वहीं उत्तर और मध्य भारत में सूखी और बर्फीली हवाओं का मोर्चा है। बुलेटिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के लिए 4 से 6 दिसंबर तक शीतलहर यानी कोल्ड वेव की चेतावनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 48 घंटों में रात का पारा 2 से 3 डिग्री और गिर सकता है। अब वार्डरोब से सबसे मोटी वाली जैकेट और रजाई निकालने का ऑफिशियल टाइम आ गया है। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी वजह पर जाएं, बुलेटिन में एक आंकड़ा है जिसने मुझे थोड़ा चौंका दिया। इसमें लिखा है कि मैदानी इलाकों में कल रात का सबसे कम तापमान महाराष्ट्र के बीड में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में? मुझे तो लगा था कि सबसे ठंडा पंजाब या राजस्थान का कोई शहर होगा। और आपका सोचना गलत नहीं है, आमतौर पर ऐसा ही होता भी है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें बताता है कि ठंडी हवाएं सिर्फ एक सीधी रेखा में दक्षिण की ओर नहीं आती हैं। वे अक्सर देश के भूगोल और हवा के दबाव के पैटर्न के कारण एक घुमावदार रास्ता लेती हैं। इस मामले में ऐसा लगता है कि ठंडी, भारी हवा का एक पॉकेट हिमालय से फिसलकर सीधे मध्य भारत तक पहुंच गया है। ये हमें याद दिलाता है कि मौसम के नक्शे पर सीमाएं हमारे राजनीतिक नक्शों की तरह सीधी नहीं होती हैं। वाह, ये तो वाकई एक गहरा विश्लेषण है। तो इस ठंड के पीछे का मेन विलन कौन है? वो कौन सा सिस्टम है जो ये बर्फीली हवाएं भेज रहा है? सर्दियों में इस विलन का एक ही नाम होता है, पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ, ये नाम तो हम हर सर्दियों में सुनते हैं, पर इसे पश्चिमी ही क्यों कहते हैं? क्या ये हमेशा पश्चिम से ही आता है?
बिल्कुल। इसे पश्चिमी कहने की एक खास वजह है। आप इसे मौसम का एक विशाल पार्सल समझिए, जो भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी के ऊपर बनता है। वहां से ये नमी और ठंडी हवा उठाता है और फिर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत के पश्चिमी हिमालय तक पहुंचता है। अच्छा। जब ये पहाड़ों से टकराता है तो वहां भारी बर्फबारी करता है और इसकी जो ठंडी सूखी हवाएं हैं वो मैदानों की तरफ उतर आती हैं, जिससे तापमान गिरता है और शीतलहर चलती है। तो हाँ, ये हमेशा पश्चिम से ही आता है। कमाल है। मतलब यूरोप के ऊपर का मौसम ये तय करता है कि दिल्ली और चंडीगढ़ में हमें कितनी ठंड लगेगी। तो हमने देखा कि कैसे दक्षिण में नमी का खेल चल रहा है और उत्तर में ठंडी सूखी हवाएं कहर बरपा रही हैं। लेकिन अगर हम इन हवाओं के रास्ते से हटकर पूर्व की ओर चलें तो कहानी फिर से बदल जाती है। वहां एक बिल्कुल अलग ही दुश्मन सूबे का इंतजार कर रहा है और वो है कोहरा। और ये कोई मामूली धुंध नहीं है। बुलेटिन में असम, मेघालय, ओडिशा और पूरे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा बेल्ट में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। और जो विजिबिलिटी के आंकड़े दिए गए हैं वो सच में डराने वाले हैं। आज सुबह 5:30 बजे मेघालय में शिलोंग के पास बारापानी में विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी। 50 मीटर, ये तो एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई से भी कम है। इम्फाल में 200 मीटर और अमृतसर, वाराणसी जैसी जगहों पर भी 500 मीटर। 50 मीटर की विजिबिलिटी का मतलब है कि सामान्य जीवन लगभग ठहर सा जाता है। सड़क पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो जाता है और हवाई यातायात के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भले ही आजकल विमानों में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मतलब ILS होता है, लेकिन इतनी कम विजिबिलिटी में उड़ानें या तो लेट होती हैं या फिर उन्हें पास के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर उतारना पड़ता है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और लोगों के समय पर पड़ता है। मुझे एक सवाल आ रहा है, क्या इतना घना कोहरा सिर्फ नमी और ठंड की वजह से होता है या इसमें आजकल प्रदूषण का भी कोई हाथ होता है? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और आपका शक सही है। देखिए, कोहरा बनता तो पानी की नन्ही बूंदों से ही है जो हवा में तैरती हैं। लेकिन जब हवा में प्रदूषण के कण, जिन्हें हम एरोसोल कहते हैं, वो मौजूद होते हैं तो पानी की बूंदों को उन पर चिपकने के लिए एक आधार मिल जाता है। इससे कोहरा और भी ज्यादा घना और जहरीला हो जाता है और ज्यादा देर तक टिका भी रहता है। तो हाँ, ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, इसमें इंसानी गतिविधियों का भी बड़ा हाथ है। तो पूर्वोत्तर में इस कोहरे के लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है? जैसे दक्षिण में वो सर्कुलेशन था और उत्तर में पश्चिमी विक्षोभ। यहाँ भी एक चक्रवाती परिसंचरण ही है, लेकिन ये अरब सागर वाले से अलग है। ये त्रिपुरा और उसके आसपास बना हुआ है। ये सिस्टम क्या करता है कि हवा की गति को बहुत धीमा कर देता है और जमीन के पास जो मौजूद नमी है उसे एक जगह फंसा लेता है, उसे उड़ने नहीं देता। फिर जैसे ही रात में तापमान गिरता है, ये फंसी हुई नमी घने कोहरे में बदल जाती है। तो अगर मैं सब कुछ एक साथ देखूं, दक्षिण में अरब सागर से नमी खींचता एक घूमता हुआ चक्का है, उत्तर में भूमध्य सागर से आया एक ठंडा पार्सल है जो शीतलहर ला रहा है, और पूर्व में एक लोकल सिस्टम है जिसने नमी को कैद करके कोहरे की चादर बना दी है। ये तो वाकई मौसम के 3 अलग अलग नाटक हैं जो एक ही समय पर चल रहे हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से संजोया है। बिल्कुल। और जो बात इससे और भी जटिल और दिलचस्प बनाती है वो ये है कि तीनों सिस्टम एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग नहीं है। वायुमंडल एक बड़ी नदी की तरह है। एक जगह हलचल होने पर उसका हल्का सा असर हजारों किलोमीटर दूर भी महसूस होता है। ये सभी सिस्टम एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। मैंने बुलेटिन में देखा कि 5 दिसंबर से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। बिल्कुल। हालांकि उसे कमजोर यानी फीबल बताया गया है, पर यह दिखाता है कि मौसम कभी रुकता नहीं है। एक सिस्टम अपना असर दिखाई रहा होता है कि दूसरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो संक्षेप में कहें तो अगले कुछ दिन भारत के लिए मौसम के लिहाज से काफी एक्शन से भरपूर रहेंगे। दक्षिण में लोगों को बारिश और जलभराव से सावधान रहना होगा। उत्तर और मध्य भारत के लोगों को बढ़ती ठंड और शीतलहर के लिए तैयार रहना होगा। और पूर्वोत्तर में सुबह सुबह यात्रा करने वालों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। और ये पूरी कहानी उस एक आंकड़े में सिमट जाती है जिसका जिक्र बुलेटिन में है। कल देश में सबसे ज्यादा तापमान कर्नाटक के कारवार में 35.8 डिग्री सेल्सियस था
और सबसे कम महाराष्ट्र के बीड़ में 10.5 डिग्री सेल्सियस। एक ही देश, एक ही दिन और तापमान में 25 डिग्री से ज्यादा का फर्क, ये अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और इसी पूरे विश्लेषण से एक विचार करने वाला सवाल उठता है। हम मौसम पूर्वानुमान में अक्सर कमजोर या फीबल सिस्टम का जिक्र सुनते हैं, जैसे कि आने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ। हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वायुमंडल में ये तथाकथित कमजोर घटनाएं जब दूसरी प्रणालियों के साथ मिलती हैं या किसी खास भौगोलिक स्थिति से गुजरती हैं, तो क्या वे अप्रत्याशित रूप से बड़े बदलाव ला सकती हैं? मौसम विज्ञान सिर्फ बड़े और शक्तिशाली तूफानों को ट्रैक करना नहीं है, बल्कि इन छोटे छोटे और सटल इंटरैक्शंस को समझना भी है, क्योंकि कभी-कभी यही छोटे सिस्टम मिलकर एक बड़ा और अप्रत्याशित प्रभाव पैदा कर देते हैं। ये एक तरह से वायुमंडल का बटरफ्लाई इफेक्ट है, जिसके रहस्यों को वैज्ञानिक आज भी सुलझाने में लगे हुए हैं।